नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप अपने जीवन के एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां आपके सामने कई रास्ते हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता कि किस रास्ते पर जाना है? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जिसका आप उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन आप यह नहीं जानते कि उस शक्ति को कैसे जागृत करें? अगर हाँ, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी ऑडियो बुक लेकर आया हूं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। ये ऑडियो बुक है द आर्ट ऑफ फोकस। ये एक ऐसी किताब है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने ध्यान को नियंत्रित करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जहां हम सीखेंगे कि कैसे अपने ध्यान को एक जगह पर टिकाकर हम न केवल ज्यादा उत्पादक बन सकते हैं, बल्कि एक संतुष्ट और खुशहाल जीवन भी जी सकते हैं। साथ ही देखेंगे कि कैसे हम अपने ध्यान को एक जगह टिकाकर अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यह रोमांचक यात्रा। अध्याय 1, ध्यान भटकने की समस्या। आज की दुनिया में हमारा ध्यान एक ऐसे कीमती रत्न की तरह है जिस पर हर कोई अपनी नजर गड़ाए बैठा है। हर तरफ से ऐसी चीजें हैं जो हमारे ध्यान को अपनी ओर खींचती हैं और हमें मुश्किल हो जाता है कि हम किस पर ध्यान दें और किसे छोड़ दें। जरा सोचिए, सुबह उठते ही आप क्या करते हैं? क्या आप सीधे अपने काम पर लग जाते हैं, या आप सबसे पहले अपना फोन उठाते हैं और सोशल मीडिया की दुनिया में खो जाते हैं? आप पाएंगे कि ज्यादातर लोग अपना फोन उठाते हैं और एक के बाद एक पोस्ट, एक के बाद एक नोटिफिकेशन और एक के बाद एक खबर देखते हैं। ये एक ऐसा जाल है जिसमें हमारा ध्यान फंस जाता है और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा कितना समय बर्बाद हो गया। यह सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है, बल्कि ईमेल, मैसेज, गेम्स और हर पल आने वाली नई तकनीकों ने भी हमारा ध्यान चुरा लिया है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हर तरफ से ध्यान भटकाने वाली चीजें मौजूद हैं और हमारा दिमाग उन पर प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर है। यह एक ऐसी समस्या है जिसका सामना हम सभी करते हैं, चाहे हम छात्र हों, पेशेवर हों या घर पर रहने वाले लोग। हम सभी कभी ना कभी ध्यान भटकने की समस्या से जूझते हैं और इस भटकाव की वजह से हम अपने जरूरी कामों को पूरा नहीं कर पाते, अपने लक्ष्यों से दूर हो जाते हैं और हमेशा तनाव में रहते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि हमारा दिमाग एक सुपर फास्ट प्रोसेसर की तरह है जो हर वक्त कुछ ना कुछ प्रोसेस करता रहता है। इसे हमेशा कुछ नया और उत्तेजित करने वाला चाहिए होता है और इसलिए हमारा ध्यान आसानी से भटक जाता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम इसके आगे हार मान लें। टेक्नोलॉजी ने हमारे दिमाग को एक तरह से हाईजैक कर लिया है। हमें हर पल कुछ नया और दिलचस्प देखने की आदत हो गई है, जिससे हमारा ध्यान एक जगह पर टिक पाना मुश्किल हो गया है। सोशल मीडिया, गेम्स और इंटरनेट ने हमें एक ऐसे जाल में फंसा दिया है जहां से निकलना मुश्किल हो गया है। लेकिन यहां सवाल यह है कि क्या हम इस जाल में फंसे ही रहेंगे या फिर हम अपने ध्यान को कंट्रोल करना सीखेंगे? हमें यह समझना होगा कि अगर हम अपने ध्यान को भटकने देंगे तो हम कभी भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें यह सीखना होगा कि कैसे हम इन भटकाने वाली चीजों को पहचान सकते हैं और उनसे बच सकते हैं। हमें यह भी समझना होगा कि यह समस्या केवल तकनीकी नहीं है, बल्कि इसके पीछे हमारे दिमाग की कार्य प्रणाली और आदतों का भी हाथ है। हमें अपनी आदतों पर काम करना होगा और उन आदतों को बदलना होगा जो हमें ध्यान केंद्रित करने से रोकती हैं। हमें अपने दिमाग को शांत करने और अपने ध्यान को एक जगह पर बनाए रखने के लिए नियमित रूप से अभ्यास करना होगा। हमें यह समझना होगा कि ध्यान भटकाना कोई व्यक्तिगत कमी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी समस्या है जो हम सभी को प्रभावित करती है। इसके लिए हमें अपने दिमाग को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है ताकि हम अधिक ध्यान केंद्रित कर सकें। एक तरीका यह है कि हम अपने आसपास के माहौल को बदलें। अगर हम अपने फोन को दूर रख दें या सोशल मीडिया नोटिफिकेशन बंद कर दें तो हमारा ध्यान कम भटकेगा। दूसरा तरीका यह है कि हम अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। जब हम एक बड़ा काम देखते हैं तो हमारा दिमाग घबरा जाता है और हमारा ध्यान भटकने लगता है। लेकिन जब हम एक काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं तो यह आसान लगने लगता है और हम ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। तीसरा तरीका यह है कि हम अपने दिमाग को प्रशिक्षित करें। हम ध्यान और माइंडफुलनेस के अभ्यास के द्वारा अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं और अपनी एकाग्रता शक्ति को बढ़ा सकते हैं। हमें यह भी समझना होगा कि ध्यान केंद्रित करना एक कौशल है और जैसे जैसे हम इसका अभ्यास करते हैं, हम इसमें बेहतर होते जाते हैं।
यह अध्याय हमें बताता है कि ध्यान भटकना एक आम समस्या है, लेकिन हम इसे दूर करने के लिए कदम उठा सकते हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि हमारे ध्यान को भटकाने वाली चीजें हमेशा हमारे आसपास मौजूद रहेंगी, लेकिन हम उनका प्रबंधन करना सीख सकते हैं। हमें अपने दिमाग को यह सिखाना होगा कि कब और कैसे ध्यान केंद्रित करना है, और इस प्रक्रिया में हमें धैर्य रखना होगा। इसके साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि हमारे व्यक्तिगत ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, और हमें उनके अनुसार अपनी रणनीतियां बनानी होंगी। हम यह भी जानेंगे कि हर किसी के लिए ध्यान केंद्रित करने की रणनीति अलग हो सकती है, इसलिए हमें अपनी जरूरतों के अनुसार सही तरीका खोजना होगा। हमें यह भी समझना होगा कि ध्यान भटकाने वाली चीजें सिर्फ बाहरी नहीं होती, बल्कि हमारे भीतर भी कई ऐसी चीजें हैं जो हमारे ध्यान को भटका सकती हैं, जैसे कि हमारे नकारात्मक विचार, हमारी चिंताएं और हमारी पुरानी यादें। हमें इन सभी चीजों का प्रबंधन करना सीखना होगा ताकि हम अपने ध्यान को केंद्रित कर सकें। अध्याय 2, प्राथमिकताएं तय करना। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके दिन का अंत होते होते आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपने कुछ भी नहीं किया है, जबकि आप सारा दिन व्यस्त रहे? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आपका ध्यान सब जगह फैला हुआ है और आप कुछ भी पूरा नहीं कर पाते? ऐसा क्यों लगता है कि हमारे पास समय नहीं है, जबकि हम हर पल कुछ ना कुछ करते रहते हैं? इसका कारण यह है कि हम अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से तय नहीं करते। हम हर काम को बराबर महत्व देते हैं और इस चक्कर में जरूरी काम भी पीछे छूट जाते हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी प्राथमिकताओं को तय कर सकते हैं और केवल उन्हीं कामों पर ध्यान दे सकते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। हमें यह भी समझना होगा कि हर काम जरूरी नहीं होता है और हमें उन कामों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। यह अध्याय हमें यह समझने में मदद करेगा कि कैसे हम अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग कर सकते हैं और कैसे हम अपने जीवन में अधिक उत्पादक बन सकते हैं। यह सच है कि हमारे पास सीमित समय है, यानी 24 घंटे। हर किसी के पास इतना ही समय है, लेकिन कुछ लोग इस समय में बहुत कुछ कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग दिन भर व्यस्त रहने के बाद भी कुछ नहीं कर पाते। यह सब प्राथमिकता तय करने पर निर्भर करता है। हमें यह समझना होगा कि हर काम जरूरी नहीं होता है और हमें यह तय करना होगा कि हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है। क्या हमें सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहना है या फिर अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ना है? क्या हमें घंटों टीवी देखना है या फिर अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में काम करना है? क्या हमें अनगिनत ईमेल का जवाब देना है या फिर अपने जरूरी प्रोजेक्ट पर ध्यान देना है? यह सब कुछ हमें ही तय करना होगा। हमें यह सीखना होगा कि कैसे हम अपनी प्राथमिकताओं को पहचान सकते हैं। एक तरीका यह है कि हम अपने लक्ष्यों को लिखें। जब हम अपने लक्ष्यों को लिख लेते हैं तो हमें यह पता चलता है कि हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है। हमें यह भी स्पष्ट करना होगा कि हमारे लक्ष्य क्या हैं और वे किस दिशा में हैं। एक बार जब हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट कर लेते हैं तो हमें अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करना आसान हो जाता है। दूसरा तरीका यह है कि हम हर काम को महत्व दें, लेकिन यह भी याद रखें कि हर काम का महत्व बराबर नहीं होता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमारे लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करते हैं, जबकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें बस व्यस्त रखते हैं। हमें उन कामों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे लक्ष्यों के लिए जरूरी हैं और बाकी कामों को छोड़ देना चाहिए। तीसरा तरीका यह है कि हम 70-20-10 के नियम का पालन करें। इसका मतलब यह है कि हमें अपने 70% समय उन कामों पर देना चाहिए जो हमारे लक्ष्यों के लिए सबसे जरूरी हैं। 20% समय उन कामों पर देना चाहिए जो जरूरी हैं लेकिन तत्काल नहीं हैं, और 10% समय उन कामों पर देना चाहिए जो हमें बस व्यस्त रखते हैं। इस तरह से हम अपने समय को सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। हमें यह भी समझना चाहिए कि प्राथमिकताएं तय करना एक मुश्किल काम है, लेकिन यह बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी प्राथमिकताओं को ठीक से तय नहीं करते हैं तो हम कभी भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें यह सीखना होगा कि कैसे हम अपनी प्राथमिकताओं को तय कर सकते हैं और केवल उन्हीं कामों पर ध्यान दे सकते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। इस अध्याय का उद्देश्य हमें यह समझाना है कि समय सीमित है और हमें इसका सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। हमें यह भी समझना चाहिए कि हर काम जरूरी नहीं होता है और हमें यह तय करना होगा कि हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है। प्राथमिकताएं तय करने की प्रक्रिया में हमें अपने मूल्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए। हमें यह भी समझना चाहिए कि प्राथमिकताएं स्थिर नहीं हैं, वे समय के साथ बदल सकती हैं।
इसीलिए हमें अपनी प्राथमिकताओं को नियमित रूप से पुनर्मूल्यांकन करते रहना चाहिए। हमें यह भी सीखना होगा कि कैसे हम अपनी प्राथमिकताओं को दूसरों के साथ बातचीत कर सकते हैं और कैसे हम दूसरों को अपनी प्राथमिकताओं का सम्मान करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि प्राथमिकताएं हमारे लक्ष्यों और मूल्यों से जुड़ी होनी चाहिए और हमें अपने जीवन की दिशा तय करने में मदद करनी चाहिए। हमें अपनी प्राथमिकताओं को तय करने की प्रक्रिया में तर्क और भावना का संतुलन बनाए रखना होगा और उन चीजों को प्राथमिकता देनी होगी जो वास्तव में हमें खुशी और संतोष देती हैं। अध्याय 3, ना कहना सीखें। क्या आप हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं और इस चक्कर में अपने काम भूल जाते हैं? क्या आप उन लोगों में से हैं जो हर किसी को हाँ कहते रहते हैं, चाहे आपके पास समय हो या ना हो? क्या आप अक्सर दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखते हैं और इसके कारण तनाव और थकावट महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो इस अध्याय में आपके लिए एक बहुत जरूरी सीख है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे हम ना कहना सीख सकते हैं और अपने लिए समय निकाल सकते हैं। यह एक ऐसा कौशल है जो हमें अपनी सीमाओं का सम्मान करना और अपनी भलाई को प्राथमिकता देना सिखाता है। ना कहना एक ऐसी कला है जो हमें अपने जीवन पर नियंत्रण रखने में मदद करती है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए अधिक समय और ऊर्जा देती है। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरों को खुश करने के चक्कर में ना नहीं कह पाते। अगर कोई हमसे कुछ काम करने को कहता है तो हम तुरंत हाँ कह देते हैं, चाहे हमारे पास समय हो या ना हो। हम सोचते हैं कि अगर हम ना कहेंगे तो दूसरे लोग हमसे नाराज हो जाएंगे या फिर हमें मतलबी समझेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि ना कहना एक बहुत जरूरी स्किल है। जब हम ना कहना सीखते हैं तो हम अपने लिए समय निकाल पाते हैं और उन कामों पर ध्यान दे पाते हैं जो हमारे लिए जरूरी है। हमें यह समझना होगा कि हर काम जरूरी नहीं होता है और हमें यह तय करना होगा कि हम किस काम के लिए हाँ कहेंगे और किस काम के लिए ना। अगर हम हर काम के लिए हाँ कहते रहेंगे तो हम कभी भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमें अपनी सीमाओं का सम्मान करना सीखना होगा और यह समझना होगा कि हम सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते हैं। यह भी समझना जरूरी है कि ना कहना एक सम्मानजनक तरीका है जिससे हम दूसरों को यह बताते हैं कि हम अपने समय और ऊर्जा का सम्मान करते हैं। हमें यह सीखना होगा कि कैसे हम दूसरों को सम्मानपूर्वक ना कह सकते हैं। एक तरीका यह है कि हम अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहें और यह समझाएं कि हम क्यों ना कह रहे हैं। दूसरा तरीका यह है कि हम दूसरों को यह बताएं कि हम उनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन अभी हमारे पास समय नहीं है। तीसरा तरीका यह है कि हम दूसरों को यह बताएं कि हम उनकी मदद किसी और समय कर सकते हैं। हमें यह भी समझना होगा कि ना कहना खुद के लिए एक सकारात्मक कदम है। जब हम ना कहना सीखते हैं तो हम अपने समय को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हमें यह भी समझना होगा कि ना कहने से लोग हमसे नाराज नहीं होंगे, बल्कि वे हमारी ईमानदारी और आत्मविश्वास का सम्मान करेंगे। इसलिए हमें ना कहने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे एक स्किल की तरह सीखना चाहिए। इस अध्याय का उद्देश्य हमें यह सिखाना है कि ना कहना जरूरी है और हमें इसे एक स्किल की तरह सीखना चाहिए। हमें यह भी समझना होगा कि जब हम ना कहते हैं तो हम खुद के लिए एक सकारात्मक कदम उठाते हैं और अपने समय और लक्ष्यों को सुरक्षित रखते हैं। ना कहना खुद के लिए सम्मान और दूसरों के लिए भी समझदारी का प्रतीक है। हमें ना कहने की कला को निखारना होगा क्योंकि यह हमारी सीमाओं का सम्मान करने और दूसरों से उनकी अपेक्षाओं का प्रबंधन करने का एक तरीका है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ना कहना एक स्वार्थी कार्य नहीं है, बल्कि यह अपनी ऊर्जा और ध्यान को उन चीजों पर केंद्रित करने का एक तरीका है जो वास्तव में हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ना कहना दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने और अपनी भलाई को प्राथमिकता देने के बीच संतुलन खोजने में भी मदद करता है। हमें यह भी समझना होगा कि ना कहने का एक सही तरीका है और हमें हमेशा सम्मानजनक और सहानुभूतिपूर्ण तरीके से ना कहना चाहिए। हमें अपने ना कहने के कारण को स्पष्ट रूप से समझाना होगा ताकि दूसरे लोग हमें गलत ना समझें। हमें यह भी सीखना होगा कि कैसे हम दूसरों को ना कह सकते हैं बिना उनके साथ अपने संबंधों को नुकसान पहुंचाएं। हमें यह भी समझना होगा कि हमें हर बात पर ना कहने की भी जरूरत नहीं है और हमें हमेशा यह देखना होगा कि क्या हम किसी की मदद कर सकते हैं बिना अपने लक्ष्यों को नुकसान पहुंचाएं। अध्याय 4, मल्टीटास्किंग छोड़ें। क्या आपको लगता है कि आप एक साथ कई काम कर सकते हैं और सब कुछ अच्छे से कर सकते हैं? क्या आप उन लोगों में से हैं जो यह दावा करते हैं कि वे मल्टीटास्किंग में माहिर हैं?
अगर हाँ, तो इस अध्याय में आपके लिए एक बहुत बड़ा खुलासा है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि मल्टीटास्किंग एक मिथक है और हमें एक समय में सिर्फ एक ही काम पर ध्यान देना चाहिए। हम अक्सर मल्टीटास्किंग को एक अच्छी चीज मानते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम एक साथ कई काम करेंगे तो हम ज्यादा उत्पादक होंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि मल्टीटास्किंग हमें किसी भी काम को अच्छे से नहीं करने देती है। हमारा ध्यान एक काम से दूसरे काम में स्विच करता रहता है और इस चक्कर में हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। मल्टीटास्किंग एक ऐसा भ्रम है जो हमें व्यस्त तो रखता है, लेकिन वास्तव में कुछ भी हासिल नहीं करने देता है। आजकल मल्टीटास्किंग को बहुत अच्छा माना जाता है। हमें लगता है कि अगर हम एक साथ कई काम करेंगे तो हम ज्यादा उत्पादक बनेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा दिमाग एक समय में सिर्फ एक काम पर ही अच्छे से ध्यान दे सकता है। जब हम एक साथ कई काम करते हैं तो हम किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाते। हमारा ध्यान भटकता रहता है और हम गलतियां करते हैं। हम सिर्फ व्यस्त होते हैं, पर वास्तव में कुछ भी हासिल नहीं करते हैं। वैज्ञानिकों ने भी यह साबित किया है कि मल्टीटास्किंग हमारी एकाग्रता को कम करती है और हमारी उत्पादकता को घटाती है। जब हम एक साथ कई काम करते हैं तो हमारा दिमाग हर काम के बीच स्विच करता रहता है और इस प्रक्रिया में हमारा समय बर्बाद होता है और हमारा दिमाग थका हुआ महसूस करता है, जिससे हमारी रचनात्मकता भी कम हो जाती है। हमें यह समझना होगा कि मल्टीटास्किंग कोई अच्छी बात नहीं है, बल्कि यह एक बुरी आदत है जिसे हमें छोड़ देना चाहिए। मल्टीटास्किंग की तुलना अक्सर एक कंप्यूटर से की जाती है जो एक साथ कई प्रोग्राम चलाता है, लेकिन हमारा दिमाग कंप्यूटर से अलग तरह से काम करता है। हम एक समय में केवल एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हैं, और जब हम कई कामों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं तो हमारे प्रदर्शन और गुणवत्ता पर असर पड़ता है। मल्टीटास्किंग हमें न केवल काम में बाधा डालती है, बल्कि यह हमारे दिमाग को भी थका देती है और हमें तनाव और चिंता महसूस कराती है। एक समय में एक काम पर ध्यान देना एक कला है जिसे हमें सीखना चाहिए। जब हम एक काम पर ध्यान देते हैं तो हम उस काम को अच्छे से कर पाते हैं और हमें बेहतर परिणाम मिलते हैं। हमें अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना चाहिए और हर हिस्से पर एक समय में ध्यान देना चाहिए। जब हम एक काम पूरा कर लेते हैं तो हमें दूसरा काम शुरू करना चाहिए। इस तरह से हम एक समय में एक काम पर ध्यान दे सकते हैं और अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। हमें यह भी समझना होगा कि एक समय में एक काम करने से हम अपनी एकाग्रता शक्ति को भी बढ़ाते हैं। जब हम बार बार मल्टीटास्किंग करते हैं तो हमारा दिमाग कमजोर हो जाता है और हमें किसी भी काम पर ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल होती है। इसीलिए हमें मल्टीटास्किंग छोड़ देनी चाहिए और एक समय में एक काम पर ध्यान देना चाहिए। इस अध्याय का उद्देश्य हमें यह सिखाना है कि मल्टीटास्किंग एक मिथक है और हमें एक समय में सिर्फ एक ही काम पर ध्यान देना चाहिए। हमें यह भी समझना होगा कि एक समय में एक काम करने से हमारी उत्पादकता बढ़ती है और हमारी एकाग्रता शक्ति भी मजबूत होती है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि एक समय में एक काम पर ध्यान केंद्रित करना एक अभ्यास है और इसके लिए धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। हमें मल्टीटास्किंग के प्रलोभन का विरोध करना सीखना होगा और हमें यह भी जानना होगा कि हम अपनी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही हमें यह भी सीखना होगा कि कैसे हम अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं ताकि हम एक समय में एक काम पर ध्यान केंद्रित कर सकें। हमें यह भी सीखना होगा कि कैसे हम अपने काम को प्राथमिकता दे सकते हैं ताकि हम उस काम पर ध्यान केंद्रित कर सकें जो सबसे जरूरी है। हमें यह भी सीखना होगा कि हमें अपने ध्यान को भटकने से कैसे बचाना है और कैसे हमें अपने काम के दौरान शांत और स्थिर रहना है। अध्याय 5, रूटीन बनाएं। क्या आपने कभी उस शांति का अनुभव किया है जब आपका दिन एक निश्चित लय में चलता है, जहां हर काम अपने समय पर होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम अपने दिन को व्यवस्थित तरीके से चलाएं तो हमारे दिमाग पर कितना कम तनाव हो सकता है? इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे एक अच्छी रूटीन बनाकर हम अपने फोकस को बढ़ा सकते हैं। जब हम हर काम को एक निश्चित समय पर करते हैं तो हमारा दिमाग उस काम के लिए तैयार हो जाता है और हम ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। रूटीन का मतलब यह नहीं है कि हमें हर दिन एक जैसा ही काम करना है, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें अपने दिन को व्यवस्थित करना है ताकि हम ज्यादा उत्पादक बन सकें और अपने समय का सही तरीके से उपयोग कर सकें। एक अच्छी रूटीन हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है और हम अपने समय को सबसे प्रभावी ढंग से कैसे व्यतीत कर सकते हैं। रूटीन बनाने से हमें कई फायदे होते हैं। पहला फायदा यह है कि यह हमारे दिमाग को शांत रखता है। जब हमारा दिन अव्यवस्थित होता है
तो हमारा दिमाग हर समय किसी न किसी काम के बारे में सोचता रहता है और हम ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। लेकिन जब हमारे पास एक रूटीन होती है तो हमारा दिमाग शांत होता है और हम एक समय में एक काम पर ध्यान दे पाते हैं। दूसरा फायदा यह है कि रूटीन हमारी उत्पादकता को बढ़ाती है। जब हम हर काम को एक निश्चित समय पर करते हैं तो हमें ज्यादा काम करने का समय मिलता है। और तीसरा फायदा यह है कि रूटीन हमें समय का सही उपयोग करना सिखाती है। हमें यह भी सीखना होगा कि कैसे हम अपने समय का प्रबंधन कर सकते हैं और कैसे हम अपने काम को समय पर पूरा कर सकते हैं। एक अच्छी रूटीन में हमें अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भी समय निकालना चाहिए, जैसे कि व्यायाम करना, स्वस्थ भोजन करना और पर्याप्त नींद लेना। एक अच्छी रूटीन हमें यह भी सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन को संतुलित रख सकते हैं और कैसे हम काम और आराम के बीच संतुलन बना सकते हैं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हर किसी की रूटीन अलग होती है। हमें अपनी जरूरतों और लक्ष्यों के अनुसार एक रूटीन बनानी चाहिए। हमें यह भी समझना चाहिए कि रूटीन का मतलब यह नहीं है कि हमें हर दिन एक जैसा ही काम करना है, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें अपने दिन को व्यवस्थित करना है ताकि हम ज्यादा उत्पादक बन सकें। अगर हमें लगता है कि हमारी रूटीन काम नहीं कर रही है, तो हमें उसे बदलने से नहीं डरना चाहिए। हमें हमेशा कोशिश करते रहनी चाहिए जब तक कि हमें एक ऐसी रूटीन नहीं मिल जाती जो हमारे लिए सही हो। हमें यह भी याद रखना होगा कि रूटीन कोई कठोर नियम नहीं है, बल्कि यह हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक उपकरण है। हमें अपनी रूटीन को लचीला रखना चाहिए और उसे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस अध्याय का उद्देश्य हमें यह सिखाना है कि रूटीन बनाना हमारे फोकस को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। हमें यह भी समझना होगा कि रूटीन का मतलब यह नहीं है कि हमें हर दिन एक जैसा ही काम करना है, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें अपने दिन को व्यवस्थित करना है ताकि हम ज्यादा उत्पादक बन सकें। एक अच्छी रूटीन हमें एक सुरक्षित और स्थिर दिनचर्या प्रदान करती है, जो हमारे ध्यान को केंद्रित करने और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करती है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि रूटीन हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक उपकरण है, न कि एक बंधन। इसलिए हमें अपनी रूटीन को अपनी जरूरतों के अनुसार बदलने में लचीला होना चाहिए। हमें यह भी सीखना होगा कि कैसे हम अपनी रूटीन को बनाए रख सकते हैं और कैसे हम उस रूटीन का पालन कर सकते हैं, भले ही जीवन की चुनौतियां हमें परेशान करें। हमें यह याद रखना होगा कि रूटीन बनाने के लिए अनुशासन और दृढ़ता की आवश्यकता होती है और हमें नियमित रूप से इसका अभ्यास करना होगा। अध्याय 6, माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आपका दिमाग एक ऐसे भंवर में फंसा हुआ है जहां आप हमेशा अतीत की बातों पर पछताते हैं या भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं? क्या आपने कभी कोशिश की है कि आप बस वर्तमान में जिएं, बिना किसी फैसले या अपेक्षा के? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका दिमाग आपके नियंत्रण से बाहर हो गया है और आप अपने विचारों और भावनाओं के साथ उलझे हुए हैं? अगर हाँ, तो यह अध्याय आपके लिए ही है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास करके हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपनी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। माइंडफुलनेस और ध्यान न केवल हमें अपने दिमाग को शांत करने में मदद करते हैं, बल्कि वे हमें अपनी भावनाओं और विचारों को भी बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। यह हमें यह जानने में मदद करता है कि हम कौन हैं और हम क्या चाहते हैं। माइंडफुलनेस और ध्यान एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने दिमाग को वर्तमान क्षण पर केंद्रित कर सकते हैं और हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी फैसले के देख सकते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है वर्तमान में जीना, बिना किसी फैसले के। जब हम माइंडफुल होते हैं तो हम अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनों को बस देखते हैं, बिना उनमें खोए हुए। हम यह नहीं सोचते कि वे अच्छे हैं या बुरे हैं, बस उन्हें स्वीकार करते हैं। यह एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है जो हमें अपने दिमाग को शांत करने में मदद करती है। ध्यान भी एक ऐसा ही अभ्यास है जो हमें अपने मन को शांत करने में मदद करता है। ध्यान करते समय हम अपने ध्यान को एक विशेष वस्तु, जैसे कि अपनी सांस पर केंद्रित करते हैं। जब हमारा ध्यान भटकता है तो हम उसे वापस अपनी सांस पर ले आते हैं। माइंडफुलनेस हमें अपने दिमाग की गतिविधियों का निरीक्षण करने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे विचार और भावनाएं केवल मानसिक गतिविधियां हैं और वे हमें वास्तविकता से नहीं जोड़ती हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी फैसले के स्वीकार कर सकते हैं और यह हमें अपने दिमाग को शांत करने में मदद करता है।
माइंडफुलनेस और ध्यान के कई फायदे हैं। यह हमें तनाव कम करने में मदद करता है, हमारी नींद में सुधार करता है और हमारी एकाग्रता शक्ति को बढ़ाता है। जब हम अपने दिमाग को शांत कर लेते हैं, तो हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं और ज्यादा उत्पादक बन पाते हैं। यह न केवल हमारे काम में मदद करता है, बल्कि हमारे रिश्तों और जीवन में भी शांति लाता है। यह हमें खुद से जुड़ने और अपनी भावनाओं को समझने में मदद करता है। शुरुआत में माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास मुश्किल लग सकता है, लेकिन अभ्यास से सब कुछ संभव है। शुरुआत में हम 5 मिनट के लिए ध्यान कर सकते हैं और धीरे धीरे इसे बढ़ा सकते हैं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारा ध्यान भटकना स्वाभाविक है। जब हमारा ध्यान भटकता है, तो हमें खुद को डांटना नहीं चाहिए, बल्कि उसे बस वापस अपनी सांस पर ले आना चाहिए। हमें यह भी समझना होगा कि माइंडफुलनेस और ध्यान सिर्फ एक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह एक जीवन जीने का तरीका है। जब हम अपने जीवन को माइंडफुल तरीके से जीते हैं, तो हम हर पल का आनंद ले पाते हैं और ज्यादा खुश रहते हैं। इस अध्याय का उद्देश्य हमें यह सिखाना है कि माइंडफुलनेस और ध्यान हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हमें यह भी समझना होगा कि यह सिर्फ एक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह एक जीवन जीने का तरीका है। माइंडफुलनेस हमें हर पल में मौजूद रहने की क्षमता प्रदान करती है और हमें अपनी भावनाओं और विचारों के प्रति अधिक जागरूक बनाती है। यह हमें अपने आप से जुड़ने और अपने जीवन में अधिक शांति और संतोष लाने में मदद करता है। हमें यह भी सीखना होगा कि कैसे हम अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में माइंडफुलनेस का अभ्यास कर सकते हैं, जैसे कि खाना खाते समय, चलते समय और बात करते समय। हमें यह याद रखना होगा कि माइंडफुलनेस एक यात्रा है और हमें इसे नियमित रूप से अभ्यास करना होगा। अध्याय 7, प्रगति पर ध्यान दें। क्या आपने कभी परफेक्शन के पीछे भागने की कोशिश की है? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप जो कुछ भी करते हैं, वह कभी भी पूरी तरह से सही नहीं होता है? क्या आपको कभी खुद से निराशा हुई है, क्योंकि आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां आप खुद को परफेक्ट देखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो यह अध्याय आपके लिए एक बहुत जरूरी राहत है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि हमें परफेक्शन के बजाय प्रगति पर ध्यान देना चाहिए। यह अध्याय हमें यह समझने में मदद करेगा कि परफेक्शन एक भ्रम है और हमें अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाने की आवश्यकता है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाएगा कि कैसे हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और कैसे हम अपनी उपलब्धियों का जश्न मना सकते हैं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। हमें यह भी सीखना होगा कि प्रगति एक यात्रा है, न कि एक मंजिल, और हमें इस यात्रा का आनंद लेना चाहिए। परफेक्शन एक ऐसा लक्ष्य है जिसे कभी हासिल नहीं किया जा सकता है। जब हम परफेक्शन के पीछे भागते हैं, तो हम कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। हम हमेशा अपने आप से निराश रहते हैं और हम कभी भी अपने काम का आनंद नहीं ले पाते हैं। यह हमारे जीवन को तनावपूर्ण और दुखी बना देता है। हमें यह समझना होगा कि परफेक्शन एक भ्रम है और हमें इसके पीछे भागना नहीं चाहिए। प्रगति का मतलब है धीरे धीरे आगे बढ़ना। जब हम प्रगति पर ध्यान देते हैं, तो हम हर छोटे कदम का जश्न मनाते हैं। हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और हम हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। हम यह भी समझते हैं कि हर कोई कभी ना कभी गलतियां करता है और यह स्वाभाविक है। हमें बस यह सीखना होता है कि हम अपनी गलतियों से कैसे सीख सकते हैं। जब हम प्रगति पर ध्यान देते हैं, तो हमें काम करने में मजा आता है और हम कभी भी हार नहीं मानते। प्रगति एक यात्रा है, न कि एक मंजिल, और हमें इस यात्रा का आनंद लेना चाहिए। प्रगति हमें सिखाती है कि गलतियां करना मानवीय है और हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने आप को अपनी गलतियों के लिए क्षमा करना चाहिए और हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि प्रगति कभी भी सीधी रेखा में नहीं होती है। कुछ दिन ऐसे हो सकते हैं जब हम आगे बढ़ेंगे और कुछ दिन ऐसे हो सकते हैं जब हम पीछे हटेंगे। लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम आगे बढ़ रहे हैं, चाहे धीरे धीरे ही क्यों ना हो। हमें हमेशा छोटे छोटे कदम उठाते रहने चाहिए और अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ते रहने चाहिए। हमें यह भी समझना होगा कि प्रगति एक यात्रा है, न कि एक मंजिल। हमें इस यात्रा का आनंद लेना चाहिए और हर छोटे कदम का जश्न मनाना चाहिए। जब हम प्रगति पर ध्यान देते हैं, तो हम अपने काम से संतुष्ट होते हैं और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाते हैं। इस अध्याय का उद्देश्य हमें यह सिखाना है कि परफेक्शन एक भ्रम है और हमें प्रगति पर ध्यान देना चाहिए। हमें यह भी समझना होगा कि प्रगति एक यात्रा है और हमें इस यात्रा का आनंद लेना चाहिए। हमें यह भी सीखना होगा कि कैसे हम अपनी प्रगति को माप सकते हैं
और अपनी सफलताओं का जश्न मना सकते हैं। प्रगति पर ध्यान केंद्रित करने से हमें निरंतर प्रेरित रहने और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद मिलती है। यह हमें यह समझने में भी मदद करता है कि असफलता भी प्रगति का एक हिस्सा है और हमें अपनी असफलताओं से सीखना चाहिए। हमें अपने आप को यह याद दिलाते रहना होगा कि हर छोटा कदम हमें अपने लक्ष्यों की तरफ ले जाता है और हमें अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाना चाहिए, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। हमें अपनी प्रगति को मापने और उसका मूल्यांकन करने के लिए अपने लिए एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहिए। अध्याय 8, अपनी ऊर्जा को प्रबंधित करें। हमने ध्यान और समय प्रबंधन की बात की, लेकिन एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, ऊर्जा प्रबंधन। यह अध्याय आपको सिखाएगा कि आपकी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को कैसे प्रबंधित किया जाए। हम में से कई लोग दिन भर में काम करते रहते हैं, लेकिन हमारी ऊर्जा कम होती जाती है और हम अंततः थक जाते हैं। हम यह नहीं समझते कि ऊर्जा का प्रबंधन भी उतना ही जरूरी है जितना कि समय का प्रबंधन। ऊर्जा प्रबंधन न केवल हमारे कार्य प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करता है, बल्कि यह हमें स्वस्थ और खुश रहने में भी मदद करता है। जब हम अपनी ऊर्जा का प्रबंधन ठीक से करते हैं, तो हम तनाव से कम प्रभावित होते हैं और हम अपने जीवन में अधिक संतोष महसूस करते हैं। हमें यह भी समझना होगा कि हमारी ऊर्जा सीमित है और हमें इसका बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी शारीरिक ऊर्जा को बेहतर बना सकते हैं, जैसे कि सही खाना, पर्याप्त नींद लेना और नियमित व्यायाम करना। हमें यह समझना होगा कि हमारा शरीर एक मशीन की तरह है, जिसे सही ढंग से काम करने के लिए सही ईंधन की आवश्यकता होती है। हमें यह भी सीखना होगा कि हमें हर दिन पर्याप्त नींद लेनी है ताकि हमारे शरीर और दिमाग को ठीक से आराम मिल सके। नियमित व्यायाम करने से हमारी ऊर्जा का स्तर बढ़ता है और हम अधिक स्वस्थ और सक्रिय महसूस करते हैं। हमें यह भी जानना होगा कि कैसे हम अपनी मानसिक ऊर्जा को बचा सकते हैं, जैसे कि समय समय पर ब्रेक लेना और अपने दिमाग को आराम देना। हमें यह समझना होगा कि हमारा दिमाग भी एक मांसपेशी की तरह है और उसे भी आराम की आवश्यकता होती है। हमें हर घंटे में छोटे ब्रेक लेने चाहिए और अपने दिमाग को थोड़ी देर के लिए खाली छोड़ देना चाहिए। हमें यह भी सीखना होगा कि कैसे हम अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं ताकि हमारा दिमाग बहुत ज्यादा न थके। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम यह सीखेंगे कि कैसे हम अपनी भावनात्मक ऊर्जा का ध्यान रख सकते हैं और कैसे हम सकारात्मक और प्रेरित रह सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि हमारी भावनाएं हमारी ऊर्जा को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं और हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना होगा। सकारात्मक रहना बहुत जरूरी है और हमें ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें प्रेरित करते हैं और हमारा समर्थन करते हैं। इस अध्याय का उद्देश्य हमें यह सिखाना है कि ऊर्जा प्रबंधन भी उतना ही जरूरी है जितना कि समय प्रबंधन। हमें यह भी समझना होगा कि हमारी ऊर्जा हमारे जीवन में सफलता के लिए जरूरी है और हमें इसे बुद्धिमानी से प्रबंधित करना सीखना होगा। हमें अपनी ऊर्जा को बचाने और बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत रणनीतियों को भी विकसित करना चाहिए जो हमारे लिए सबसे अच्छा काम करें। हमें यह समझना होगा कि ऊर्जा प्रबंधन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और हमें हर दिन अपनी ऊर्जा को प्रबंधित करने के लिए प्रयास करते रहना होगा। हमें यह भी सीखना होगा कि कैसे हम अपनी ऊर्जा के स्तर को पहचान सकते हैं और कैसे हम अपने दिन को अपनी ऊर्जा के स्तर के अनुसार व्यवस्थित कर सकते हैं। अध्याय 9, ध्यान भटकाने वाली चीजों को अवसर में बदलें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका ध्यान एक ऐसे चुंबक की तरह है जो हर पल किसी न किसी चीज की ओर खींचा चला जाता है? क्या कभी ऐसा लगा है कि आपके आसपास इतनी सारी ऐसी चीजें हैं जो आपका ध्यान अपनी ओर खींचती हैं कि आप चाहकर भी अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते? क्या कभी आपने महसूस किया है कि ये विकर्षण, चाहे वे सोशल मीडिया हो, फोन हो या कोई और चीज, आपके जीवन में एक बाधा बन गए हैं और आपको अपने सपनों से दूर ले जा रहे हैं? अगर हां, तो यह अध्याय आपके लिए ही है। यह अध्याय हमें सिखाएगा कि विकर्षणों को पूरी तरह से खत्म करना संभव नहीं है, लेकिन हम उन्हें अपने लक्ष्यों की दिशा में मोड़ सकते हैं। हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने विकर्षणों को अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं और कैसे हम अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। यह अध्याय हमें बताएगा कि हम अपने विकर्षणों को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं और कैसे हम उन्हें अपनी सफलता की सीढ़ी बना सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि विकर्षण हमारे जीवन का एक हिस्सा है
और हमें उन्हें पूरी तरह से दूर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे हम कभी नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि हर पल हमारे आसपास नई नई चीजें हैं जो हमारा ध्यान खींचने की कोशिश करती हैं। इसीलिए हमें यह सीखना होगा कि हम उनका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं और उन्हें अपने लाभ के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं। हमें यह भी सीखना होगा कि कैसे हम अपनी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं ताकि हम विकर्षणों से कम प्रभावित हों। हमें यह भी याद रखना होगा कि सभी विकर्षण एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ विकर्षण ऐसे होते हैं जो वास्तव में हमें कुछ सिखा सकते हैं या हमारी मदद कर सकते हैं, जबकि कुछ विकर्षण ऐसे होते हैं जो केवल हमारा समय बर्बाद करते हैं और हमें अपने लक्ष्यों से दूर ले जाते हैं। हमें यह भी सीखना होगा कि कैसे हम अच्छे और बुरे विकर्षणों के बीच अंतर कर सकते हैं और कैसे हम अपने समय और ऊर्जा को सही जगह पर लगा सकते हैं। हमें यह भी समझना होगा कि कभी-कभी हमें अपने लक्ष्यों से थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेना भी जरूरी होता है और हमें अपने दिमाग को कुछ समय के लिए आराम करने देना चाहिए। ये जरूरी है कि हम अपने आप को एक ब्रेक दें ताकि हम तरोताजा होकर वापस आ सकें और अपने काम को और भी अच्छे से कर सकें। हमें अपने आप को मशीन नहीं समझना चाहिए और हमें यह याद रखना चाहिए कि हमें भी आराम करने की जरूरत है। यदि सोशल मीडिया, फोन या अन्य चीजें आपको विचलित करती हैं, तो उन्हें अपने लाभ के लिए उपयोग करने के तरीके खोजें। उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया का उपयोग अपने लक्ष्यों से संबंधित जानकारी एकत्र करने या अपने काम के बारे में लोगों से जुड़ने के लिए करें। हमें सोशल मीडिया को केवल मनोरंजन का साधन नहीं मानना चाहिए, बल्कि हमें इसे एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में देखना चाहिए जिसका उपयोग हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कर सकते हैं। हम सोशल मीडिया का उपयोग अपने काम को बढ़ावा देने, नए लोगों से मिलने और अपने क्षेत्र में नवीनतम रुझानों के बारे में जानने के लिए कर सकते हैं। हम सोशल मीडिया का उपयोग अपने ज्ञान को बढ़ाने और नई चीजें सीखने के लिए भी कर सकते हैं। हमें यह भी सीखना होगा कि कैसे हम अपने फोन और अन्य डिवाइस को स्मार्ट तरीके से उपयोग कर सकते हैं और कैसे हम उनका उपयोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कर सकते हैं। हम अपने फोन का उपयोग नोट्स बनाने, रिमाइंडर सेट करने और अपने काम को व्यवस्थित करने के लिए कर सकते हैं। इस अध्याय में हम यह भी जानेंगे कि कैसे हम अपने फोन और अन्य डिवाइस को डोपामाइन डिटॉक्स कर सकते हैं और कैसे हम उनका उपयोग कम कर सकते हैं। डोपामाइन एक ऐसा केमिकल है जो हमारे दिमाग को खुश रखता है और जब हम सोशल मीडिया या गेम्स जैसे विकर्षणों का उपयोग करते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। इससे हमें इन विकर्षणों की लत लग जाती है और हमारा ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। डोपामाइन डिटॉक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम कुछ समय के लिए विकर्षणों से दूर रहते हैं ताकि हमारे दिमाग को रीसेट किया जा सके। यह हमें अपने विकर्षणों पर नियंत्रण पाने में मदद करता है और हमें अपनी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। डोपामाइन डिटॉक्स का मतलब यह नहीं है कि हमें पूरी तरह से विकर्षणों से बचना चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें उनका उपयोग कम करना चाहिए और उन्हें अपने जीवन का केंद्र नहीं बनाना चाहिए। हमें यह भी सीखना होगा कि कैसे हम अपने लिए कुछ समय निकाल सकते हैं जहां हम पूरी तरह से अकेले रह सकें और अपने विचारों को शांत कर सकें। यह समय आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है और यह हमें अपनी प्राथमिकताओं और लक्ष्यों को और अधिक स्पष्ट करने में मदद कर सकता है। जब हम अकेले होते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं और हम अपने जीवन के बारे में अधिक स्पष्टता प्राप्त कर पाते हैं। हमें अपने लिए कुछ समय निकालना चाहिए जहां हम पूरी तरह से शांत रह सकें और हम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सकें। इस अध्याय का उद्देश्य हमें यह सिखाना है कि हमें अपने विकर्षणों का प्रबंधन करना सीखना होगा और हमें उनका उपयोग अपने लक्ष्यों के लिए करना चाहिए। हमें यह भी समझना होगा कि पूरी तरह से विकर्षणों से बचना संभव नहीं है, लेकिन हम उनका उपयोग अपने लाभ के लिए कर सकते हैं। हमें यह भी सीखना होगा कि कैसे हम विकर्षणों को अपनी ऊर्जा को बढ़ाने का साधन बना सकते हैं और कैसे हम उन्हें अपने जीवन को और अधिक समृद्ध बना सकते हैं। हमें यह भी समझना होगा कि विकर्षणों से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उन्हें समझें, उन्हें स्वीकार करें और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाएं ताकि वे हमें अपने लक्ष्यों से दूर न ले जा सकें। अध्याय 10, निरंतरता और अनुकूलन। क्या आपने कभी किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया है लेकिन बीच में ही हार मान ली है? क्या आपने कभी कोशिश की है कि आप अपनी बुरी आदतों को बदलें लेकिन आप असफल रहे हैं? क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि फोकस करना एक मुश्किल काम है और आपको इसे बनाए रखने में परेशानी होती है?
अगर हाँ, तो यह अध्याय आपके लिए है। यह अध्याय बताता है कि फोकस के इस सफर में निरंतरता और अनुकूलन बहुत जरूरी है। यह अध्याय हमें सिखाएगा कि कैसे हम अपने लक्ष्यों की तरफ लगातार काम कर सकते हैं और कैसे हम अपनी रणनीतियों को बदलते रह सकते हैं ताकि हम सफलता प्राप्त कर सकें। यह अध्याय हमें यह भी सिखाएगा कि कैसे हम अपनी असफलताओं से सीख सकते हैं और कैसे हम हमेशा प्रेरित रह सकते हैं। फोकस कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें निरंतर प्रयास और अनुकूलन की आवश्यकता होती है। हमें यह समझना होगा कि रास्ते में कई चुनौतियां आएंगी, लेकिन हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें यह भी समझना होगा कि फोकस की यात्रा में असफलता भी एक हिस्सा है और हमें अपनी असफलताओं से सीखना चाहिए। हमें यह याद रखना होगा कि सफलता हमेशा आसान नहीं होती है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार मेहनत करनी होगी। हमें यह भी समझना होगा कि हम हमेशा सही नहीं होंगे और हमें अपनी गलतियों से सीखना होगा। निरंतरता और अनुकूलन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए और हमें अपनी रणनीतियों को बदलने के लिए भी तैयार रहना चाहिए जब वे काम न करें। यह अध्याय बताता है कि फोकस एक स्किल है जिसे हमें लगातार अभ्यास करके बेहतर बनाना होता है। हमें यह समझना होगा कि हम एक दिन में सब कुछ नहीं कर सकते हैं और हमें यह भी समझना होगा कि रास्ते में कई चुनौतियां आएंगी। महत्वपूर्ण यह है कि हम कभी भी हार न मानें और हमेशा अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ते रहें। हमें यह भी समझना होगा कि फोकस की यात्रा में असफलता भी एक हिस्सा है और हमें अपनी असफलताओं से सीखना चाहिए। यह अध्याय सिखाता है कि हमें कैसे लगातार प्रयास करते रहना चाहिए और अपनी रणनीतियों को बदलते रहना चाहिए जब चीजें काम नहीं कर रही हों। हमें हर दिन कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए और हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। हमें यह भी समझना होगा कि हमारे रास्ते में कई बाधाएं आएंगी और हमें उन बाधाओं का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। हमें यह भी समझना होगा कि असफलता भी प्रगति का एक हिस्सा है और हमें अपनी असफलताओं से सीखना होगा। निरंतरता का अर्थ यह नहीं है कि हमें हर दिन एक जैसा ही काम करना है, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें अपने लक्ष्यों की तरफ लगातार काम करते रहना है, भले ही हमारी प्रगति धीमी हो। अनुकूलन का अर्थ है कि हमें अपनी रणनीतियों को बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए जब वे काम न कर रही हों और हमें नए तरीकों को आजमाने से डरना नहीं चाहिए। हमें यह भी समझना होगा कि हमारी सफलता के रास्ते में कई बदलाव आ सकते हैं और हमें इन बदलावों के अनुसार अपनी रणनीतियों को बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस अध्याय में हम यह भी जानेंगे कि कैसे हम अपने दोस्तों और परिवार का समर्थन ले सकते हैं और कैसे हम एक सहायक समुदाय बना सकते हैं जो हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। हमें यह समझना होगा कि हम अकेले नहीं हैं और हमें दूसरों से समर्थन लेने में डरना नहीं चाहिए। हमें यह भी समझना होगा कि एक सहायक समुदाय हमें प्रेरित कर सकता है और हमें हमारे लक्ष्यों की तरफ बढ़ने में मदद कर सकता है। हमें यह सीखना होगा कि कैसे हम एक सहायक समुदाय बना सकते हैं और कैसे हम अपने समुदाय के लोगों से मदद ले सकते हैं। इस अध्याय का उद्देश्य हमें यह सिखाना है कि निरंतरता और अनुकूलन बहुत जरूरी है और हमें हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। हमें यह भी समझना होगा कि फोकस एक यात्रा है, न कि एक मंजिल, और हमें इस यात्रा का आनंद लेना चाहिए। यह याद रखना जरूरी है कि फोकस एक स्किल है और जैसे जैसे हम इसका अभ्यास करते हैं, हम और भी बेहतर होते जाते हैं। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। हमें यह भी याद रखना होगा कि यह सफर कभी भी आसान नहीं होगा, लेकिन हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ते रहना चाहिए और हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहनी चाहिए। यह भी समझना जरूरी है कि निरंतरता और अनुकूलन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें अपनी रणनीति को बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए जब वह काम न करे, लेकिन हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। हमें यह भी समझना होगा कि हमारे जीवन में कई बदलाव आ सकते हैं और हमें इन बदलावों के अनुसार अपनी रणनीतियों को बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें हमेशा अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ते रहना चाहिए और हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हैं। तो दोस्तों, द आर्ट ऑफ फोकस हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने ध्यान को केंद्रित करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हमने न केवल ध्यान और समय प्रबंधन के बारे में सीखा,
बल्कि ऊर्जा प्रबंधन, विकर्षणों को पुण्य और निर्देशित करना और निरंतरता और अनुकूलन के महत्व को भी जाना। ये सभी चीजें मिलकर हमें एक केंद्रित, उत्पादक और संतुष्ट जीवन जीने में मदद करती हैं। ये याद रखें कि फोकस एक यात्रा है, न कि एक गंतव्य। तो इस यात्रा का आनंद लें और हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहें। हमें यह भी याद रखना होगा कि यह सफर कभी भी आसान नहीं होगा, लेकिन हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमेशा अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ते रहना चाहिए और हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हैं। हमें यह भी याद रखना होगा कि हमारे जीवन में कई बदलाव आ सकते हैं और हमें इन बदलावों के अनुसार अपनी रणनीतियों को बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें हमेशा अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ते रहना चाहिए और हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहनी चाहिए। हमें यह भी समझना होगा कि फोकस एक स्किल है और जैसे जैसे हम इसका अभ्यास करते हैं, हम इसमें बेहतर होते जाते हैं। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। हमें यह भी समझना होगा कि हम अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना करेंगे और हमें इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। हमें यह भी समझना होगा कि हम अपने जीवन में कई गलतियां करेंगे, लेकिन हमें अपनी गलतियों से सीखना होगा। हमें यह भी समझना होगा कि हम अपने जीवन में कई असफलताओं का सामना करेंगे, लेकिन हमें अपनी असफलताओं से हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें अपनी असफलताओं से सीखना चाहिए। हमें यह भी समझना होगा कि हमारे जीवन में कई बदलाव आएंगे और हमें इन बदलावों के अनुसार अपनी रणनीतियों को बदलने के लिए तैयार रहना होगा। हमें हमेशा अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ते रहना चाहिए और हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहनी चाहिए। हमें यह भी याद रखना होगा कि यह सफर एक व्यक्तिगत यात्रा है और हमें अपनी गति से आगे बढ़ना चाहिए। हमें दूसरों के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें अपनी खुद की यात्रा पर ध्यान देना चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ते रहना चाहिए और हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हैं। धन्यवाद। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज द आर्ट ऑफ फोकस की इस गहन यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। हमने साथ मिलकर यह खोजा कि कैसे हम अपने ध्यान को केंद्रित करके एक ज्यादा उत्पादक, संतुष्ट और सफल जीवन जी सकते हैं। हमने जाना कि ध्यान कैसे भटकता है, प्राथमिकताएं कैसे तय करें, ना कहना क्यों जरूरी है, मल्टीटास्किंग से कैसे बचें, एक रूटीन कैसे बनाएं, माइंडफुलनेस का अभ्यास कैसे करें, प्रगति पर ध्यान कैसे दें, अपनी ऊर्जा का प्रबंधन कैसे करें, विकर्षणों को कैसे पुण्य निर्देशित करें और निरंतरता और अनुकूलन का महत्व क्या है। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के माध्यम से हमने जो कुछ भी सीखा है वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की उस शक्ति को जगाने की कुंजी है जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने सपनों को साकार करने में मदद कर सकती है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे अपने ध्यान को केंद्रित करके आप अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, अपने तनाव को कम कर सकते हैं और अपने जीवन में अधिक संतुलन ला सकते हैं। यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर कितनी क्षमता छिपी हुई है। यह आपको सिखाती है कि आप अपने ध्यान को नियंत्रित करके अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं, अगर आप अपना ध्यान केंद्रित करें और लगातार प्रयास करें। यह भी याद रखें कि फोकस एक यात्रा है, न कि एक मंजिल, और हमें इस यात्रा का आनंद लेना चाहिए। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने ध्यान की शक्ति और उसे नियंत्रित करने के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। यह भी उम्मीद करता हूं कि यह ऑडियो बुक आपको अपने जीवन में अधिक स्पष्टता, स्थिरता और सफलता लाने में मदद करेगी। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए
और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं। बस आपको अपना ध्यान केंद्रित रखना होगा और लगातार प्रयास करते रहना होगा।